हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 3 कर रहे हैं जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अभी तक हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बेटे इस लेसन में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। तो अभी तक ये अपने टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर था और इसको टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही एम्पायर था, दैट इज़ ईरानी एम्पायर। आज हम देख रहे हैं कि इसके जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी यानी साम्राज्य को और अधिक बढ़ाने की जो पॉलिसी थी, इसके लिए रोमन जो एम्परर्स थे उनकी क्या पॉलिसी रही थी, यानी कि वो इस एम्पायर को आगे फैलाना चाहते थे या नहीं फैलाना चाहते थे। तो इस टॉपिक में आज हम ये पढ़ेंगे। तो हम बताएंगे कि पहली 2 शताब्दियों में रोमन जो एम्परर्स थे वो साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के उन्होंने कोशिश कम ही की थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा था तो इसको और अधिक बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसके जो फर्स्ट एम्परर थे दैट इज़ ऑगस्टस। ऑगस्टस से जब टिबेरियस को ये एम्पायर मिला था तो वो इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें उन्होंने और अधिक इसको नहीं फैलाया, यानी और अधिक स्टेट्स को नहीं जीता। और ऑगस्टस का जो टाइम था वो पहले ही अपनी पीस के लिए याद किया जाता था, क्योंकि इस टाइम में जो था पूरे साम्राज्य में जो था काफ़ी पीस प्रिवेल थी। अब तक जितना इसने एक्सपेंड करना था वो कर चुका था, जितना भी अंदर स्ट्रगल हुआ था वो अब शांत हो चुका था। तो अगस्टस के टाइम में इस साम्राज्य में पूरी तरह से शांति थी। इसके बाद आप बताओगे कि जो पहला इसको बढ़ाने का प्रयास किया था वो एम्परर त्राजान ने किया था और 113 से लेकर 117 ईस्वी के बीच में किया था। उसने जो डेस्फर रिवर थी उसके आसपास के एरियाज़ पर उसने अधिकार कर लिया था और उसने स्कॉटलैंड से आर्मीनिया तक और सहारा से फरात नदी के पार तक फैला दिया था। स्कॉटलैंड आर्मीनिया जो है वो इंग्लैंड की तरफ है, इंग्लैंड से भी आगे तक उसने बढ़ा दिया था। और सहारा अफ्रीका में है। अफ्रीका का वैसे तो इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन आता था, लेकिन त्रांजन ने जो था सहारा तक का एरियाज़ भी जीत लिए थे, तो जिसके कारण ये और भी अधिक फैल गया था। तो उसके जो सक्सेसर थे बाद में त्रांजन के, उनको ये एक्सपेंशन जो था बेकार लगा। भाई इसको इतना फैलाने की क्या ज़रूरत है जब हम उसको संभाल ही ना सकें। तो उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने इन एरियाज़ को छोड़ दिया था। ठीक है, तो वेरी फ्यू एफर्ट्स वर मेड इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज टुवर्ड्स मोर एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर, कि 2 सेंचुरीज़ में रोमन एम्पायर को फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसको जो था अगस्टस के जो सक्सेसर थे दैट इज़ ट्रिबेनियन को जब ये स्टेट मिला था टिबेरियस को, तो उस टाइम उन्होंने इसको नहीं फैलाया था, क्योंकि अभी तक इसका जितना एक्सपेंड होना था वो हो चुका था। तो पहली बार जो था त्रांजन ने किया था। द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग द अर्ली एम्पायर वॉज द त्रांजन occupation of territory beyond the river Euphrates, and it was fruitless. ये बेकार सिद्ध हुआ। It took place in the years 113 to 117 CE, but Trajan's successors took this extension as useless and abandoned it, और उन्होंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि रोम की सोसाइटी के बारे में, यानी कि रोम का जो समाज था वो कैसा था, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी। तो इसके बारे में अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो बेटे यहाँ पर जो थे एकल परिवार था, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि जब बच्चा बड़ा हो जाता था, एडल्ट जो सन होता था वो अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहता था। यानी कि जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो शादी करके अपने फादर की घर को छोड़ देते थे और अलग से अपनी फैमिली बसाते थे। हाँ, लेकिन जो दास होते थे वो हर परिवार का इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे।
फिर हम इनके मैरिज सिस्टम के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि फर्स्ट सेंचुरी तक विवाह का स्वरूप ऐसा होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं करती थी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहो कि वाइफ को अपने फादर से जो भी प्रॉपर्टी मिलती थी वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, उसके हस्बैंड का उस पर कोई राइट नहीं होता था। यानी कि इस टाइम जो वुमेन्स थी उनकी लॉज़ के मामले में कानूनी रूप से उनके काफ़ी राइट्स थे, जैसे कि फ़ादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। हाँ, लेकिन उसके जो डॉरी मिलती थी यानी शादी के टाइम जो उसको दहेज जो मिलता था वो उसके पति के पास अवश्य चला जाता था। तो विवाह के बाद भी महिला अपने फादर की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार होती थी। फादर की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी बेटी को मिल जाती थी। इस प्रकार रोम की जो लेडीज़ थी उनको प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी जो थे राइट्स मिले हुए थे। तलाक लेना उस टाइम बहुत आसान था। बस हस्बैंड या वाइफ अपनी इच्छा की सूचना देते थे और उनको तलाक मिल जाता था, डिवोर्स मिल जाता था। और जो आदमी लोग थे उनकी एज शादी की 28 से 32 के बीच में थी और जो गर्ल्स थी तो 16 से 23 के बीच में थी। यानी कि लड़के और लड़कियों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। विवाह जो थे मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती थी और फैमिलीज़ जो थे वो डिसाइड करते थे। इसके बाद हम कहेंगे कि पुरुष प्रधान परिवार था, मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज़ थी कि परिवार जो थे वो पुरुष प्रधान होते थे। इस मामले में महिलाओं की जो लेडीज़ की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। प्राय महिलाओं को काफ़ी मारा पीटा जाता था और बहुत बुरी तरह उनके हस्बैंड्स जो थे वो मारते थे। इसके अतिरिक्त जो फादर होते थे वो अपने बच्चों पर उनका पूरी तरह से कानूनी नियंत्रण होता था और कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। यानी कि अगर किसी अनवांटेड चाइल्ड हो गया है परिवार में, फादर नहीं चाहता है बच्चे को, तो उस बच्चे को मारने का फादर को पूरा राइट था और ये एक अजीब सी बात है, लीगली राइट था। और बच्चे को मारने के लिए प्राइस जो थे उसे जो इन्फेंट होता था उसे जो था ठंड में छोड़ दिया जाता था। तो हाउ हॉरिबल इट वाज। तो एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था, वाइडली प्रिवेल्ड इन द रोमन सोसाइटी। एडल्ट सन्स डिडंट लिव विद द फैमिलीज ऑफ देयर फादर। ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली। इसके बाद मैरिज सिस्टम। Till the 1st century BCE, the wife didn't transfer her property to her husband. वाइफ अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड को नहीं देती थी। She retained the complete rights in the natal family's property. फादर की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिलती थी वो उस लेडी की होती थी। During the duration of marriage, woman's dowry definitely were over to her husband. उसके हस्बैंड को मिलती थी डॉरी। The woman, even after her marriage, remained a primary heir of her father. अपने फादर की प्रॉपर्टी का उसके ऊपर जो था वो पूरा राइट होता था। She even became the owner of property. फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती थी। ठीक है। Divorce was quite easy in those days. It required only notation of interest to break the marriage, either by husband or wife. Male used to marry in their late 20s or in early 30s. ठीक है। A woman used to marry in the late teens or early 20s. That is why there was a gap between age of the both. ठीक है। Families were male dominated. Generally, women were dominated by their husbands. They used to beat their wives. Except this, there was a substantial legal control of fathers over their children, sometimes to a shocking degree. For example, they had legal power of disposing of their unwanted children. They even sometimes left them in the cold to die. ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक जो थी विविधता देखने को मिलती है।
कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। यानी कि आपको पहले पार्ट्स में भी मैंने बताया था कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। तो देश में डिफरेंट डिफरेंट धार्मिक संप्रदायों के लोग थे और लोकल जो देवी देवता थे उनकी भी काफ़ी व्यवस्था थी। बोलचाल की बहुत सारी भाषाएं थी, यूनानी, ग्रीक, लैटिन, आर्मीनियन, और वेशभूषा, कपड़े पहनने के बहुत सारे स्टाइल्स थे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो थे कल्ट से लोग आए थे, कल्चर से लोग आए थे। ये डिफरेंट तरह के खाने खाते थे और सामाजिक जो संगठन थे वो भी अलग अलग थे। तो देयर वाज ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज। देयर वर प्लेरिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस. People wore various styles of dress and costume. People enjoyed different kinds of food. Forms of social organization but different. Their patterns of settlements were of various types. ठीक है। इसके बाद धार्मिक संस्कृति में विविधता, बहुत सारे देवी देवता थे, अलग अलग टाइप के रिलीजन्स थे, कोई क्रिश्चियन था, कोई यहूदी था। तो ये लोग विभिन्न विभिन्न पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। ये जुपिटर, जूनो, मार्स जैसे रोमन इटालियन देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा ग्रीक देवी देवताओं की भी ये पूजा करते थे और पूरे देश में जो थे हजारों मंदिर, मठ और टेम्पल्स जो थे वो बने हुए थे। ठीक है। बोथ द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड फेथ इन वेरियस कल्ट्स एंड वेज ऑफ वर्शिप. They worshipped Roman, Italian gods like Jupiter, Juno, Mars. Besides, numerous Greek and Eastern deities were also worshipped. There were thousands of temples, shrines throughout the empire. Judaism, यानी यहूदी धर्म, was another great religion of the Roman Empire. ठीक है, इसको हम इन इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। जुडिज़म यानी यहूदी धर्म के लोग हैं। ठीक है, ये भी जो है इनके रिलीजन का ही एक पार्ट है। ये रोमन सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं हम। ठीक है, ये भी रोमन सोसाइटी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग लग रहे हैं, काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, ये पोर्शन, ये टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटे।